Hello and welcome, dear students. So, we are back again with our topic इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक बहुत ख़ास विशेष कॉन्सेप्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। पिछले लेक्चर्स में आपको बताया जा चुका है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड एक कॉन्सेप्ट है जो 3D स्पेस में डिफाइंड है एंड इट्स ए पॉइंट फंक्शन। हर बिंदु पर इसकी वैल्यू डिफरेंट हो सकती है। इट्स ए वेक्टर क्वांटिटी। इट इज़ वेरी वेल डिफाइंड बाय फील्ड लाइंस ऑफ फोर्सेस। इसके आधार पर, बल रेखाओं के आधार पर बड़ी आसानी से इसको बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। डेफिनेशन हमने दी थी, यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाला फोर्स जिस दिशा में लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू और डायरेक्शन होगी। यूनिट्स बताई गई। फिर आखिर में जाकर हमने आपको सिखाया कि फ्लक्स के कॉन्सेप्ट से इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। सो व्हाट इज फ्लक्स? फ्लक्स इज नथिंग बट, फ्लक्स एक तरह का कॉन्सेप्ट है। आप यूं कह सकते हैं कि लाइंस ऑफ फोर्स का वह अंश जो कि किसी गिवन एरिया से परपेंडिकुलरली गुजरता है, नॉर्मली पास होता है, उसको आप फ्लक्स कहते हैं। इट इज मेजर्ड इन वेबर्स और मैक्सवेल, या तो वेबर्स में नापेंगे या मैक्सवेल में नापेंगे, एसआई और सीजीएस के मुताबिक। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट डिफाइन किया था, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ई वेक्टर के मैग्नीट्यूड को फ्लक्स पर यूनिट एरिया कह दिया था। और टू बी मोर प्रिसाइज, फ्लक्स कैन बी डिफाइंड एज ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, यानी ये हो जाएगा ई ए कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड आउटवर्ड नॉर्मल ऑफ द गिवन एरिया वेक्टर। जो गिवन एरिया है उसकी आउटवर्ड नॉर्मल और इंटेंसिटी के बीच का जो कोण है, जो एंगल है, वो थीटा होता है। अब मैं कुछ आपको बातें बताने जा रहा हूं जो आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम एज वेल एज आपकी बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। क्या कॉन्सेप्ट है? हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं जो हमें सिखाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू, उसका परिमाण, उसका मैग्नीट्यूड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर, ई वेक्टर का मैग्नीट्यूड। यानी अगर कोई आपके पास अकेला पॉइंट चार्ज है तो आप जैसे जैसे दूर होते चले जाएंगे तो इंटेंसिटी का जो मान है, उसकी जो वैल्यू है, वो आर के स्क्वायर के हिसाब से गिरती चली जाएगी, घटती चली जाएगी। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट आपको मैं बता रहा हूं। आप देखिए, आप अगर याद करें अपनी प्राइमरी स्टडीज को, पुरानी जो पढ़ाई आपने करी प्रिलिमिनरी, उसमें आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा था थीटा अगर हम एक आर्क के अंदर कंसीडर करें, सपोज दिस इज आर्क ए बी एंड दिस इज थीटा एंड दिस इज सपोज रेडियस आर, दिस इज पोर्शन ऑफ ए सर्कल। ये एक सर्कल का छोटा सा अंश है। तो आप कहते थे थीटा इज डिफाइंड एज आर्क अपॉन रेडियस। आर्क ए बी, रेडियस आर, ये थीटा होता है और थीटा को आप रेडियंस में रिप्रेजेंट करते हैं, दर्शाते हैं। सो आर्क अपॉन रेडियस इज थीटा। इस एंगल को अब हम प्लेनर एंगल भी कहते हैं आज के जमाने में, इज कॉल्ड प्लेनर एंगल, और 2D में बनने वाला एंगल। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या 3D में भी कोई एंगल बनता है? द आंसर इज ऑफ कोर्स यस। याद कीजिए, थीटा की संपूर्ण वैल्यू अगर आप पूरा गोल घूम के आते हैं तो 2 पाई रेडियंस होती है, प्रिंसिपल वैल्यूज। इसके विपरीत हम आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहे हैं। उस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सॉलिड एंगल। क्या बोलते हैं?
कॉन्सेप्ट ऑफ सॉलिड एंगल, ठोस एंगल क्या होता होगा भाई? कॉन्सेप्ट ऑफ सॉलिड एंगल, सपोज करो यू हैव ए स्फीयर, एक स्फीयर है आर रेडियस का, और अब की बार उस स्फीयर का एक पोर्शन काटा आपने लाइक दिस, एक पोर्शन काट दिया आपने सपोज करो आर रेडियस का। इस स्फीयर का अगर एक पोर्शन काटा तो डेफिनेटली यहां पर आर्क नहीं बनेगी, एक सरफेस एरिया बनेगा यहां पर आउटवर्ड। पूरे स्फीयर का सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इज 4 पाई आर स्क्वायर। दिस इज वेरी फेमस, यूनिवर्सली नोन, 10th क्लास में भी आपने इसको पढ़ा है। अब देखिए, अगर कोई व्यक्ति यहां पर इस स्फीयर का जो पोर्शन है उसने जो एंगल यहां पे सबटेंड करा वो 3D में देखे तो यहां पर एक 3D में एंगल बनेगा थीटा। जो 3D में एंगल थीटा बनेगा, इस थीटा एंगल को स्टार रेडियंस में नापा जाता है, वहां रेडियंस में, यहां पर स्टार रेडियंस में। और थीटा की फुल वैल्यू कितनी हो सकती है तो आपको ताज्जुब नहीं होना चाहिए जान के, थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 4 पाई स्टार रेडियंस होती है। वहां पे सरकमफेरेंस मैक्सिमम 2 पाई आर होती थी, तो एंगल 2 पाई होता था मैक्सिमम, जब पूरा चक्र लगाकर वापस आते थे। और यहां पर जब पूरे स्फीयर पर सारे एरिया पर जाएंगे और सारा एरिया मिलके सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करेगा कुल मिलाकर टोटल, तो 4 पाई स्टार रेडियंस होगा। बट ये सब चीजें मैं आपको क्यों बता रहा हूं? आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए कि अगर हमको यहां पर एरिया का एक डेफिनेट पोर्शन दिया, पूरा 4 पाई आर स्क्वायर नहीं दिया, यहां पर एरिया दिया स्फीयर का, अ पार्ट ऑफ द स्फीयर, तो थीटा का क्या रिलेशन होगा? तो आप देख लीजिए, थीटा का रिलेशन होगा एरिया अंडर कंसिडरेशन डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। वहां था आर्क अपॉन रेडियस, यहां पर एरिया ऑफ दिस पोर्शन ऑफ स्फीयर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर। ये आपका फेमस रिलेशन। अब मेरी बात को समझिएगा आप ध्यान से। सपोज करो मैं इस डायग्राम को आपको फिर से थोड़ा बड़ा करके बनाता हूं, इनहेंस करके बनाता हूं। आर यू विथ मी? ओके, आई एंटिसिपेट कि आप लोग चीजों को समझ रहे हैं। मान लीजिए एक बड़ा स्फीयर लेते हैं, या यूं कहें एक सोर्स चार्ज क्यू लिया। हम सबको पता है कि इसमें से लाइंस ऑफ फोर्स रेडियली आउटवर्ड्स निकलेंगी। एज इफ ये कोई ज्योति बिंदु है, जैसे सूरज में से चहुं और चारों तरफ निकलती है, एवरीवेयर। मैं सब दूर बना रहा हूं, आप भी बना लीजिए, एक जैसी निकलेगी सब जगह से, रेडियली आउटवर्ड्स एंड सो ऑन। सपोज कीजिए हमने यहां पर एक स्फेरिकल पोर्शन कंसीडर करा लाइक दिस, तो यहां पर उसने जो सॉलिड एंगल सबटेंड किया होगा, मैं रेड से बना देता हूं, इतने इतने पोर्शन में जो सॉलिड एंगल सबटेंड किया होगा वो थीटा है। सपोज अगर हमसे कोई पूछे कि यहां से जो फ्लक्स जा रहा है इस गिवन स्फेरिकल एरिया से, छोटे से पोर्शन ऑफ स्फीयर से जो बड़े स्फीयर का एक पार्ट है, तो हम कहेंगे फ्लक्स वुड बी फाई इक्वल टू, क्योंकि सारी ऑलरेडी नॉर्मली निकल रही है तो कोई इशू ही नहीं है और सब इक्वली डिस्टेंट है, तो हम लिख देंगे यहाँ की इंटेंसिटी, मान लीजिए E1 बोल देते हैं या E2 बोल देते हैं, मैं जान करके E2 बोल रहा हूँ। सो E2 वेक्टर डॉट ए वेक्टर या E2 इंटू ए, क्योंकि एरिया ऑलरेडी नॉर्मल है, तो कॉस थीटा कॉस 0 1 है।
नॉर्मल और लाइंस ऑफ फोर्स एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं। अगर हर जगह पे आप नॉर्मल देखोगे परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स होगा। अच्छा, तो फाई की वैल्यू इस पर्टिकुलर पोर्शन में इतनी आ गई, E2 इंटू ए, या A2 बोल देते हैं, ये एरिया भी A2 बोल देते हैं। अब अंदर थोड़े से आ जाते हैं हम और एक छोटा पोर्शन कंसीडर करते हैं यहां पर। तो क्या होता है, एक छोटा स्फीयर बनता है इस एरिया, और एंगल तो अभी भी थीटा ही सबमिट करता है। तो ऑब्वियस बात है थीटा सेम है। फ्लक्स अलग होता क्या, नहीं, फ्लक्स भी सेम होता, क्योंकि लाइंस ऑफ फोर्स तो उतनी ही निकली है। अगर 10 लाइंस ऑफ फोर्स निकली तो सब में से गुजरेगी और दूर होती चली जाएगी, तो पास के एरिया में से 10 जाएंगे अब की बार भी, तो फाई अगेन विल बी सेम। अब की बार यहाँ पे इंटेंसिटी हमको E1 मानना पड़ेगी और एरिया क्योंकि कम हो गया तो A1 मानना पड़ेगा। फाई क्योंकि सेम है, नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स गोइंग आउटवर्ड्स इज सेम। नॉर्मली आउटवर्ड सेम है, अंदर से निकली है जितनी निकली है वही आगे फैलती चली जा रही है। तो फाई की वैल्यू ऊपर से देखें या नीचे से देखें सेम आती है, तो हमको मिल जाता है जवाब के E1 A1 shall be equal to E2 A2 ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। अब A1 A2 को क्या लिख सकते हैं, क्योंकि थीटा तो सेम है उन दोनों के लिए, कोनिकल एंगल। तो आप सभी जानते हैं थीटा इज एरिया अपॉन आर स्क्वायर। रेडियस यहां से यहां तक की R1 मानी, यहां से यहां तक की R2 मानी, क्योंकि स्फीयर अलग अलग लेना पड़ेगा। तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा एरिया 1 इक्वल टू थीटा इंटू R1 स्क्वायर, एरिया 2 इक्वल टू थीटा इंटू R2 स्क्वायर। अगर ये वैल्यू यहां सब्सटीट्यूट कर दें तो बड़ी आसानी से, बहुत कंफर्टेबली हमको मिलेगा E1 अपॉन E2 इक्वल टू R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर। उल्टा हो गया, उल्टा हो गया। E1 अपॉन E2 इक्वल टू A2 अपॉन A1, सो दिस शुड बी R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर, बिकॉज इनवर्स रिलेशन है इनका आपस में। तो E1 E2 में कौन बताएगा किसकी वैल्यू बड़ी होगी? ऑब्वियस बात है, जिसकी रेडियस छोटी यानी जो पास में है वहां इंटेंसिटी अधिक और जो दूर है वहां इंटेंसिटी कम। तो E2 विल बी स्मॉलर देन E1, या E1 का मैग्नीट्यूड E1 से ग्रेटर होगा। वाई? बिकॉज R1 इज लेस देन R2। Hence proved that intensity is inversely proportional to square of the distance by the concept of steradians, solid angle and flux। आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइंस ऑफ फोर्स कंजस्टेड है और जैसे जैसे दूर जा रही है वो रेयर होती जा रही है, विरल होती जा रही है, कारण उनके बीच में जो इंटर स्पेस है, बीच की दूरी कम होती जा रही है। सो दिस वॉज अ कॉन्सेप्ट विच आई वॉन्टेड टू डिस्कस विथ यू। मैंने आपसे डिस्कस किया है, अब मैं इसके आगे की चीजें आपको बताने जा रहा हूं। डायपोल का कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन फिजिक्स एंड इन केमिस्ट्री ऑल्सो। फिजिकल केमिस्ट्री में ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है। डायपोल को हमने कुछ इस तरह से परिभाषित किया है। अ डायपोल इन फिजिक्स इज डिफाइंड एज अ नेगेटिव चार्ज सेपरेटेड विथ अ पॉजिटिव चार्ज, और बीच में एक इनविजिबल जीरो मास की एक रॉड से कनेक्टेड है सपोज। अदरवाइज आप इसको फ्री छोड़ देंगे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करके खत्म कर देंगे। मान लीजिए इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो हमने 2a डिफाइन की है और इनके जो सेंटर पॉइंट है उसको O माना है। सपोज दिस इज प्लस Q एंड दिस इज माइनस Q। तो ये जो असेंबली बनाई मैंने, दिस असेंबली ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय a definite distance 2a is called a dipole। फिजिकली इसको डायपोल कहते हैं। और हमने इस डायपोल को परिभाषित करने के लिए एक फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन कर दिया है जिसको हम कहते हैं डायपोल मोमेंट, written by P, and for your information it's a vector quantity। डायपोल मोमेंट स्मॉल p से डेजिग्नेट करेंगे और
वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगा और उसको डिफाइन ऐसे किया गया है, वन ऑफ द टू चार्जेस q into q is a scalar quantity multiplied by 2a vector distance between them. अब आप बोलेंगे a पे वेक्टर क्यों लगाया, q पे क्यों नहीं लगाया? तो वो तो पता है q स्केलर क्वांटिटी होता है और हमने इसकी डिस्टेंस को अब की बार वेक्टर माना है ताकि कंप्रोमाइज हो जाए। डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है वो निगेटिव टू पॉजिटिव डिफाइंड है। ये डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन है, इस तरफ निगेटिव टू पॉजिटिव अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। तो p वेक्टर हो गया, p वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है उसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, मैं उसको सिंपली p लिखूंगा ऑनवर्ड्स, बार बार ऐसा नहीं लिखूंगा क्योंकि ये लिखना आसान है मेरे लिए। p के ऊपर वेक्टर नहीं बनाया, इसकी वैल्यू हो जाएगी q इंटू 2। अब इस डायपोल की कुछ विशेषताएं आपको बता दें ताकि आपको आगे के लिए आसानी हो जाए। पहली चीज, जब भी एक डायपोल रखा जाता है एनवायरनमेंट में, किसी एटमॉस्फेयर में, तो पूरी स्पेस को 4 हिस्सों में या 2 हिस्सों में बांट देता है। एक हिस्सा अलोंग द लाइन जॉइनिंग इंफिनिटी तक, इधर से इंफिनिटी तक, इधर से इंफिनिटी तक, दोनों को जोड़ने वाला, इसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ द डायपोल। और सेंटर से एक लाइन अगर बाइसेक्टर बनाई जाए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाई जाए डायपोल की, देन दिस इज कॉल्ड इक्वेटर ऑफ द डायपोल। और सेंटर को अपन आज के बाद ओरिजिन मानेंगे डायपोल की सिचुएशन में। डायपोल से रिलेटेड जितने कैलकुलेशंस करेंगे, डेरिवेशंस करेंगे, उसमें जीरो को या ओरिजिन सेंटर को माना जाएगा। इज इट क्लियर टू यू? ओके, अगली चीज, एक आइडियल डायपोल किसे माना गया है? आइडियल डायपोल उसे माना गया है जिसमें जो डिस्टेंस बिटवीन देम है 2a, जो है 2a की जो वैल्यू है वो टेंडिंग टू 0 हो, बहुत छोटी हो, और q की वैल्यू टेंडिंग टू इंफिनिटी हो, सो दैट इनका प्रोडक्ट फाइनाइट होगा। लेकिन दोनों की वैल्यू अगर देखें तो 2a छोटे से छोटा होना चाहिए और q की वैल्यू बड़े से बड़ी होना चाहिए। नेचर में ये पाया जाता है, केमिस्ट्री में जो कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं उसमें डायपोल्स होते हैं, या जब पोलर कंपाउंड्स बनते हैं लाइक HCl है, तो ऑल्दो उसमें कोवेलेंट बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है, नॉट द इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। पहले मैंने इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड का बताया था, तो कोवेलेंट बॉन्ड है, तो उसमें HCl में एक थोड़ा सा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, एक थोड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो क्लोरीन के ऊपर डेल्टा माइनस चार्ज आ जाता है, हाइड्रोजन पे डेल्टा प्लस चार्ज आ जाता है, तो वहाँ पर भी एक डायपोल मोमेंट बनती है। और उसकी वजह से उसकी एक स्पेशल प्रॉपर्टीज़ भी होती है जो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम पढ़ते हैं। एनीवे, तो डायपोल को मैंने परिभाषित आपके सामने कर दिया, डायपोल मोमेंट डिफाइन कर दी। अब ये लेक्चर करीब करीब 20 मिनट के आसपास का हो गया है, तो मैं इसको यहीं रोकूंगा। अगले लेक्चर में आप एंटिसिपेट करिए, मैं डायपोल से रिलेटेड बहुत सारी बातें बताऊंगा। अलग अलग तरह के हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यूज़ निकालना सीखेंगे जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। सो आई स्टॉप दिस लेक्चर हियर एज ए मॉड्यूल, ताकि मेरा मानना है कि लेक्चर्स बड़े नहीं होना चाहिए, 20 मिनट के आसपास के होना चाहिए, ताकि आपके लिए कंफर्टेबल रहे इन ए कैप्सूल फॉर्म टू स्वालो। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।